साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन नाम से पुस्तक प्रकाशित है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। यहाँ पे सेक्शन वाइज संकलित किया गया है। तो इसी पुस्तक को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 2 वीडियो इसके तहत कवर कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग जिन सेक्शन को कवर करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका टॉपिक नंबर 8 जो कि उद्देशिका है, 9 शासन प्रणाली और 10वां राष्ट्रीय प्रतीक, इन 3 टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के तहत कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जा करके उस PDF को डाउनलोड करके घटना चक्र एंड्रॉयड ऐप पर जा करके आप फ्री में इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवतरण में, अवतरण क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खाली स्थान है को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब करते हैं? तो ये 26 नवंबर 1949, यहाँ पर क्या आएगा? 26 नवंबर 1949 आएगा। ठीक है। अगला है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो क्या थी इसकी संवैधानिक स्थिति? तो इसकी संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, सी ऑप्शन। देखिए समाजवादी शब्द जो है ये बाद में जोड़ा गया तो डी वाला होगा नहीं। ठीक, इसी प्रकार से आपका बी ऑप्शन में जो धर्मनिरपेक्ष है ये भी आपका बाद में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द हैं, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था या उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगला है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो अभी हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है किस भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना में, या इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं इसे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता कितनी है और भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो देखिए कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात कीजिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कीजिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? आप यहाँ पे देखें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे आप प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं। और स्वतंत्रता क्या है? देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 आपकी स्वतंत्रता है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 समता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देखें तो 3, 5, 2, 1, मतलब 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 भातृत्व। तो यहाँ पर 3, 5, 2, 1, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? तो देखिए जो चारों विकल्प दिए गए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो क्रम है वो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है। तो पहले में देखिए क्या है? गणतंत्र, फिर जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो सार्वभौम पहले आएगा, तो पहला सही नहीं है। दूसरे में सार्वभौम पहले है, फिर आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न है, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो यहाँ पे जनवादी शब्द नहीं है, तो बी वाला गलत है। सी में सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, तो ये भी सही नहीं है। इसी प्रकार से डी वाले में सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये भी आपका सही नहीं है।
सही क्या क्रम है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। जो जनवादी है, लोकतंत्र, वो आपका पंथ निरपेक्ष के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्रम यहाँ पे सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा भी हमने देखा, संपूर्ण, बी ऑप्शन पढ़िए आप यहाँ का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक या जनवादी जो है वो पंथ निरपेक्ष के बाद आएगा। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये क्रम याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसे एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। 4 शब्द हैं, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए जो जैसा कि प्रस्तावना में दिया गया। तो सबसे पहले क्या है? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातांत्रिक, फिर आपका समाजवादी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर धर्मनिरपेक्ष, एक सेकेंड, सबसे पहले आपका सार्वभौमिक है, फिर समाजवादी, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष और सबसे लास्ट में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो आपका CADB ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसी के साथ 2 शब्द और जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कुल मिलाकर 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द और अखंडता जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो हमारा उद्देश्य या प्रस्तावना, यह जो प्रिम्बल है ये जो है वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, बंधुत्व था, संप्रभु था, समानता था, परंतु अखंडता नहीं था। 3 शब्द जो जोड़े गए थे आपके, 3 शब्द आपके जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो 1975 में अखंडता शब्द नहीं था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो यहाँ पर इन चारों में से केवल 2 शब्द हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। इन दोनों को जोड़ा गया था। तो 1 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से बताइए इनमें कौन से सही हैं। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टेबल नहीं है, सही है, मतलब इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता, क्योंकि एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो तीसरा कथन गलत है। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता, ओवरराइड नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब यह आपका न्याय योग्य नहीं है। मतलब आप इसको कानून न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो बी ऑप्शन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 1, 2, 3, ठीक है, ए ऑप्शन। गणराज्य पहले था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है।
विचारता, अव्यक्त स्वतंत्रता सही है, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चार के चारों ही जो हैं वो सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। तो कथन कारण का प्रश्न है, बताना है कौन सा कूट सही है। पहला, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह कथन सही है। कारण, क्योंकि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यह कथन आपका सही है। मतलब कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती किससे? हम भारत के लोग शब्दों से, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना उद्देशिका या प्रेम्बल में किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के रूप में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का, तो पहला, भारत में अनेक धर्म है, नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, ये भी नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष, परंतु संघीय शब्द का उल्लेख यहाँ पर, फेडरल शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में आपको नहीं मिलता। फेडरल नहीं मिलता, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, परंतु लोक कल्याण शब्द जो है वो आपका इसमें नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपका डी वाला इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता कौन सी है? 5, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, परंतु धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये कथन आपका सही है, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए, तो यहाँ पे पहला कथन सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं, 76 के द्वारा जोड़े गए। अगला है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा, और सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है। ठीक है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रेम्बल को ही माना है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में देखेंगे तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। अभी हम लोगों ने ऊपर व्याख्या देखी, राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो जो बेरुआरी केस था, बेरुआरी केस में कहा गया कि
जो प्रेम्बल है या उद्देशिका वो संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। अगला निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माना था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में भी ये माना गया। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती वाद में, बेरुवारी विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, केशवानंद भारती विवाद में माना गया है। ठीक है, इसे मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ पर? मूल अधिकारों, सी ऑप्शन पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, राज्य के नीतिक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना है या प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो है उद्देशिका और राज्य के नीति तत्व वाला जो सेक्शन है भाग 4 वहाँ पर किया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका जो है क्या है? वो संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने 13 जजों की पीठ थी ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब इससे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। संविधान में दिया गया आमुख क्या होगा? न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही है। महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को लिखित करता है, ये भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। 4 के चारों कथन यहाँ पर सही हैं, परंतु चारों ऑप्शन कहीं मतलब चारों कथन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका स्टार है। देखिए, निम्न से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बिल्कुल। कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये कथन आपका सही है, सी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों तथा सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। अब शासन प्रणाली संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, उसे क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, राज्य शब्द का
राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है, इसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु सॉवरजिन व्यक्तियों के समुदाय से, जिसकी एक संगठित सरकार होता है, वो अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति अर्थात जनसंख्या, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं संप्रभुता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, सॉवरजिनिटी होती है, उसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता, सॉवरजिनिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। देखिए इसके जो 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और इनमें से संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? सही है, 2 कथन है यहाँ पे। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, नहीं, ये कथन गलत है। पहला कथन सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं, सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता इसमें नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च है? वो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक जो है शासन प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था है। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। जैसे कि ब्रिटेन में संसदात्मक है और आपका यूएसए में जो है वो अध्यक्षात्मक है। ठीक है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका जो विधायिका मतलब संसद द्वारा जो है वो नियंत्रित होती है। आगे चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है? इसमें क्या होता है कि अभी हमने देखा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका मतलब जो संसद है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, सरकार पर नियंत्रण होता है। अगला, संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? पहला देखिए, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये कथन आपका सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार यही होती है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, नहीं, संसद के द्वारा हटाई जा सकती है। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, गलत है, पहले भी हटाई जा सकती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो यह यूके या ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? भारत में पहला, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, नहीं, गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, नहीं, इसमें भिन्न नहीं है। दोनों जगह पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। द्विसदनीय विधायिका है, दोनों जगह पे है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। देखिए भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली, परंतु ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है, तो डी ऑप्शन। ठीक है। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए। पहला, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, सही है, अनन्य शक्ति संसद को नहीं मिली है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, बिल्कुल सही है। 2 के दोनों कथन क्या हैं? ये आपका सही हो जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद ही सर्वोच्च विधि पदाधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया है,
तथापि यह भी निर्धारित किया है कि संविधान की मूल संरचना या मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, पूरी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस प्रकार कथन 1 जो है आपका यहाँ पर वो सही है। कथन 2 के बारे में बात करें, कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। मतलब संविधान पीठ जो होती है न्यूनतम 5 जजों से बनती है। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, परंतु अध्याचात्मक सरकार भारत में नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ये विशेषता नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति की सरकार सही है, संघीय नीति सही है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली वाली सरकार नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका में है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे बढ़ते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। नहीं, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, मतलब कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर पहला दूसरा सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। देखिए, अनुच्छेद 75(5) में, मतलब अनुच्छेद 75 का जो भाग 5 है में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। इसलिए क्योंकि लोकसभा जो है संसद का भाग होता है। भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। नहीं, देखिए, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है। यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अव्यक्त करता है। तो कौन अव्यक्त करता है? पहला, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। नहीं, पहला सही नहीं। दूसरा, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नहीं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। डी, उस शासनाध्यक्ष के अध्यक्षों को मजबूत करने का साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में, ये गलत है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला है, राष्ट्रपति
पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? तो ये आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जैसा कि आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती नहीं, ये कथन आपका गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत में एकीकृत यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, उपरोक्त में से कौन से सही है ये बताना है। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही। 4 के चारों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संघ सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सही है। सत्तावादी सरकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? तो भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला, अभिकथन क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। कारण, दूसरा कथन, भारत का अपना एक संविधान है। दो के दोनों सही, परंतु यहाँ पर जो आर है, मतलब कथन जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश क्यों है, क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। भाई, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका अपना संविधान होता है परंतु वो लोकतांत्रिक देश नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है? जवाबदेही है, पारदर्शिता, कानून का नियम है, परंतु लाल फीताशाही ये इसमें शामिल नहीं है। इसकी विशेषताओं में जो रेड रिबन होता है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यह है वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य, ठीक है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह कल्याणकारी राज्य की धारणा को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, परंतु साम्यवादी राज्य नहीं है। साम्यवादी राज्य आपका कहाँ पे है? चाइना में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, कथन गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं, यहाँ राजतंत्र नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? संविधान, जनता है। जो सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो आपका जनता है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, नहीं। एकल कार्यपालिका, सही है। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, नहीं। अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना, नहीं। जिसकी आधारभूत तत्व है वो है एकल कार्यपालिका, ठीक है। इससे सत्ता केंद्रीकृत होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख मंत्री राष्ट्रपति होता, सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, जैसे अमेरिका में होता, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य क्या हैं? सही हैं, सभी के सभी सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर? पहला, संविधान लिखित है, नहीं। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, नहीं। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी तथ्य पर प्रजातंत्र यहाँ पर आधारित है, ठीक है, कि हर 5 साल में यहाँ पे चुनाव होते हैं या उससे पहले भी हो जाते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है। अगला है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं।
अगला है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। पहला, सभी मामलों के अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं। भारत में संसदीय शासन नहीं है, यह भी गलत है। भारत राज्यों का संघ है, नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश से नहीं चलता कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ये यहाँ पर नहीं। यहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको प्राप्त है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित है? राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय है। पहला, संविधान लिखित और अनम्य है, नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, नहीं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ये इसके फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है, संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर है, लचीला है, नहीं। ना ही कठोर ना ही लचीला, नहीं। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है। मतलब आप कुछ संशोधन साधारण प्रक्रिया सोच सकते हैं और कुछ संशोधन जो है उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। विशेष बहुमत चाहिए होता है या आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमत चाहिए होती है। तो इस प्रकार से क्या है, अंशतः लचीला और अंशतः क्या है, कठोर है। आगे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का। वो भारत में तो है परंतु ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में नहीं है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है। कारण, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये गलत है। मतलब ये व्याख्या नहीं कर रहा, सही है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों अपनी जगह सही है परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अगला, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। एक सेकेंड, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये गलत है। कथन तो सही है परंतु कारण आपका यहाँ पर गलत है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप क्या है, संघीय है? क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये दर्शाता है कि इसका स्वरूप क्या है, संघीय है। संघ की विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, नहीं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, नहीं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख क्या है? लिखित एवं कठोर संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय सदन इत्यादि। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण, केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ये है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है संघीय लक्षण, फेडरल जो करेक्टरिस्टिक है। एकहरी नागरिकता संविधान का संघीय लक्षण नहीं बल्कि एकात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय लक्षण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। देखिए एकात्मक लक्षण में क्या क्या आएंगे? एकात्मक लक्षण में आपका एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का है उल्लेख किया जाता है। वहीं संघात्मक लक्षणों में क्या है? लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण का होना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल इत्यादि। अगला है, निम्नलिखित संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? यहाँ पे आपके 8 तत्व दिए गए हैं, कौन से पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व की बात कर रहे हैं। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
राज विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। ये संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को बताते हैं। एकात्मक तत्व को, ये इनमें से कोई भी एकात्मक तत्व को नहीं बताता है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गई है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो देखिए, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये जो है आपके संघात्मक तत्व हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आपका एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये संघात्मक तत्व है। और आपका छठा जो है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये एकात्मक तत्व है। संवैधानिक संकट, ये भी एकात्मक तत्व है। एक सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका संघात्मक तत्व है। तो आपका 3 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संविधान संकट, मतलब 4, 6 और 7, ये तीनों क्या है? एकात्मक तत्व हैं। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है, डी विकल्प, वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं? एकात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये संघात्मक तत्व है। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का होना, ये एकात्मक तत्व है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये आपका एकात्मक तत्व के तहत नहीं आएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, ये एकात्मक तत्व है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का ये एकात्मक तत्व नहीं है। तो आपका 2, 3 और 5, 2, 3, 5 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए। पहला, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान जो है शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। पहला, दूसरा सही। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न नहीं, जो संघ है वो आपका प्रभुत्व संपन्न है, राज्य विधायिकाएं नहीं। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। चौथा, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। ठीक है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपान क्रम है, संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन नहीं। तो यहाँ पे न्यायिक शक्तियों का जो विभाजन की बात की गई है वो संघ और राज्यों या उसकी इकाइयों के मध्य विभाजन नहीं है। तो पहला दूसरा तो आपका सही है, परंतु तीसरा चौथा जो है वो गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, ये कौन सा सही नहीं है ये बताना है। त्वरित निर्णय सही है। लचीलापन, ये भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सी सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, कानून की एकरूपता सही है, परंतु यहाँ पे सी, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये आपका सही नहीं है, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, बड़े देशों में जो संघीय व्यवस्था है वो बेहतर कार्य कर सकती है, और ये व्यवस्था जो है आपकी जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है ये छोटे देशों में ये कार्य कर सकती है, पर बड़े देशों में, जैसे भारत जैसे बड़े देशों में केंद्रीय शासन व्यवस्था वो सही कार्य नहीं करेगी। अगला है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, सही है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। कारण, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये सही है। तो कथन सही है, कारण सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता था। राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला है, फिर से कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, सही है। कारण, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक तत्वों को कोसते हैं। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है।
ए ऑप्शन। देखिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अगला है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो यह प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही उत्तर सही हैं। ठीक है, ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। सही है कारण, क्योंकि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो कथन कांड दोनों सही है और कांड जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन कांड का प्रश्न आपको दिया गया है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये सही है कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो यहाँ पे कथन कांड दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है कारण, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल में निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। अगला है, फिर से कथन कांड का प्रश्न। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सही है कारण, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो कथन कांड जो है वो सही है और कांड कथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह, इनमें आत्मसम्मान की कामना जो है वो अधिक होती है। यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ये सभी कारण तो इसके बृहद होने के कारणों में शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो हैं वो सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सही है, पहला वाला कथन आपका सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं, वहाँ पे संघीय प्रणाली नहीं है। ठीक है। डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा होती है, वहाँ के जनता के द्वारा होती है, ये भी सही नहीं है। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। देखिए, पाकिस्तान प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा नहीं होती है, वो सांसद चुनते हैं, जैसे भारत में चुने जाते हैं वैसे ही वहाँ चुनते हैं और वो मिल करके प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं? भारतीय संघ राज्य पद्धति की, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। सही है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमत का परिणाम है, नहीं, यहाँ कोई सहमत का परिणाम नहीं है। जो भारतीय संघ है वो किसी सहमत का परिणाम नहीं है, यहाँ राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों, दो कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा कूट जो है वो सही है। तो देखिए, पहला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। तो कथन कांड दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि कथन कांड सही, परंतु जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक है, कथन कांड का प्रश्न है, कारण सही है। दूसरा जो कारण है या कथन जो है वो पहला यहाँ उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। कारण जो बताया गया है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है।
तो यहाँ पर देखिए, जो पहला कथन कहा गया कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, इसलिए इसे अर्धसंघात्मक, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, ये ना ही संघीय है, ना ही एकात्मक है, संसदीय भी नहीं, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक नहीं। ये क्या है? यहाँ पर हमने कहा ना अर्धसंघात्मक है, ये अर्धसंघात्मक है, तो इसलिए यहाँ पर एक सेकेंड, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वान मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी हुयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगला, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर केसी हुयर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? पहला, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी हुयर का। यही इन्होंने कहा ना, भारतीय संविधान क्या अर्धसंघीय है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कहा बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। तथा यह पूरा कथन क्या था? कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। अगला है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया। ये ऑप्शन, हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? पहला, यदि विधियां अधिक हैं तो स्वाधीनता कम होती है। नहीं, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये वाला आपका सही है। ठीक है, जब कोई नियम कानून ही नहीं होगा तो स्वाधीनता क्या होगी। आगे चलते हैं। एक से देखिए, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें से जो ए ऑप्शन है, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स जो है ये विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, तो ये हेनरी फेयोल है। कौन है? हेनरी फेयोल है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया था W.B. डॉनहाम द्वारा। यह कथन दिया गया था W.B. डॉनहाम के द्वारा कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगला है, गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है जो इससे संबंधित नहीं? पहला, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति के राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे सी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी आपका गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के
पहला, शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समझ समता सही है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, ये इसमें शामिल नहीं होगा। चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसमें नहीं आएगा, तो 1 2 4 आ जाएगा। विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोपरिता, विधि की समझ समता, विधिक भावना की प्रबलता, ये होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, यह आवश्यक विधियों के निर्माण से उद्देश्य का यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, नहीं, ये सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है, पहला नहीं। दूसरा, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, नहीं, सुकर मतलब आसान। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये सही है। संविधान का मुख्य प्रयोजन क्या है? संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है कि सरकार क्या करेगी, उसकी शक्तियाँ क्या होगी और उसकी लिमिट क्या होगी, ठीक है, उसकी सीमा भी तय करती है। तो ये कार्य आपकी संविधान करती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये कथन गलत है। राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाने वाली सरकार संवैधानिक सरकार नहीं होगी, पहला गलत हो गया। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो संवैधानिक सरकार है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार मतलब सीमित सरकार होता है। यदि परिभाषा से देखें तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। थोड़ा सा इसके बारे में देखें। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं उसके 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगला है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? पहला, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, नहीं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो, नहीं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, ये भी नहीं। डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे संवैधानिक सरकार कहेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? पहला, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नहीं। नियंत्रण का अभाव, नहीं। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, नहीं। डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का जो अवसर है वही स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि इसमें विशेषाधिकारों का क्या होगा? अभाव होगा। इसमें विशेषाधिकारों का अभाव होगा, ये समानता होगी, मतलब किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अवरोधों का अभाव, नहीं, अवरोध तो होंगे। प्रतिस्पर्धा का अभाव भी होगा, प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं होगा, विचारधारा का भी अभाव नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होंगी और आपको विभिन्न प्रकार के अवरोध होंगे। आगे चलते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो यहाँ पे 4 विशेषताओं के बारे में बात की। पहला, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। देखिए, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है, परंतु अमेरिका में वो राज्यों के पास है, तो पहला नहीं है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, तो भारत में केंद्र के पास है परंतु अमेरिका में राज्यों के पास है, तो दोनों जगह अंतर होगा। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, भारत में होते हैं, वहाँ पर नहीं होते हैं अमेरिका में, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन केवल 3, ठीक है, केवल 3 होगा। देखिए, अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने? तो देखिए, जो बी ऑप्शन है, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, ये जो प्रतिवेदन है इसने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु,
मतलब बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? पहला, अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, सही है। दूसरा, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। तीसरा, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, इन सभी संस्थाओं को जो है आवश्यक माना गया है विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित या प्रोन्नत करने हेतु। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रिता से संघवाद की ओर खिसकी? भारत की संसदात्मक व्यवस्था जो है केंद्रिता से संघवाद की ओर खिसकी, तो ये 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। कैसे? मतलब केंद्रिता से संघवाद मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ी। क्योंकि देखिए, यद्यप 1960 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रिता से संघवाद की ओर 1970 के दशक 1970 से 89 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं रहा। यहाँ पे एकात्मकता से केंद्रिता से संघवाद की ओर खिसकने का मतलब है कि पहले क्या था कि केंद्र में भी राज्य होती थी, केंद्र में भी कांग्रेस होती थी और सभी राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार होती थी, तो ये केंद्रिता थी। परंतु बाद में 1970 के दशक में क्या हुआ कि केंद्र में तो कांग्रेस थी परंतु विभिन्न राज्यों में जो है कांग्रेस सरकार नहीं थी, तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रतीकों संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950। बी ऑप्शन। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल कितना है? यह है 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट इम्बेलम कब से अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया? इसे जो है जो राजकीय चिन्ह है इसे 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, जो राजकीय चिन्ह है भारत का। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। देखिए, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो कि 14 जुलाई 1947 से लेकर के 31 जुलाई 1947 तक रहता है में, इस चौथे अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये कथन सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं? नहीं, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। चौड़ाई लंबाई को देखेंगे तो 2:3, ये लंबाई चौड़ाई कहेंगे तो 3:2। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, पहला सही दूसरा तीसरा गलत, तो आपके यहाँ पे बी ऑप्शन केवल एक सही है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। बी ऑप्शन। अगला है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन है। पहला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर क्रॉस 400 मिलीमीटर है। ये आपका सही नहीं, क्योंकि 3:2 है। 3:2 है, पहला गलत है। दूसरा, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होगा, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो मानक आमाप है वो 600 मिलीमीटर टू 400 मिलीमीटर नहीं है। यहाँ पे ये दिया गया है झंडे के आकार का वर्ग मिलीमीटर में। ठीक है, जो सबसे ये वाला 450 क्रॉस टू मतलब 450 अनुपाते 300 है, या 450 गुणे 300 है, या उससे ऊपर 900 गुणे 600 है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज
भारत में राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। किसका है? न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या क्या है? मतलब तीलियों की 24 तीलियां हैं। इसमें कितनी है? 24। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। आगे है, चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आमतः, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या से कथन जो है वो सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। पहला कथन गलत। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। नहीं, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? गलत है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए एक शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आज़ादी के काफ़ी बाद चैत्र का पहला दिन सामान्यतः चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।